Good evening, my loving nursing student. Myself Sanjay Sharma, clinical instructor in Mira Medical Institute of Nursing and Hospital. मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मीरा मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हॉस्पिटल के फेसबुक पेज पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब घर पर स्वस्थ हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे सीनियर सर मिस्टर असदीप सर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उनको बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। और इसी के साथ आज जो टॉपिक हम करेंगे वो है मेंटल हेल्थ का पार्ट नंबर 5, जिसके अंदर हम कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि पिछली क्लासों में हमने चर्चा की है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। किसके बारे में बात की है? क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो हम पहले की क्लासों में हम देख चुके हैं कि हमने किसके बारे में बात की है कि पहले की क्लास के अंदर हमने इंडियन क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लिया है। सेकंड हमने ICD-10 के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद में DSM-5 जो हमारा रहता है उसके बारे में हम DSM-4 जो रहता है उसके बारे में हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं सभी बच्चों से आकर निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो हमारे नर्सिंग स्टूडेंट है, जो साथी गण है साथ वाले, वो भी इस वीडियो को देख सकें। और साथ में एक कॉपी और पेन जरूर उठा लें, जिससे हम कुछ चीजें जो नोट करने वाली हैं वो नोट करते जाएं। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर का। जो पहले हमने इंडियन क्लासिफिकेशन के बारे में किया, उसके बाद में हमने ICD-10 के बारे में बात किया थी। आज हम करेंगे DSM-4 के बारे में। DSM-4 के बारे में काफी हमने चर्चा कर ली थी। पहले तो हम DSM-4 DSM का फुल फॉर्म जान लेते हैं कि क्या होता है। DSM का मतलब है डायग्नोस्टिकल स्टैटिकल मैनुअल, यानी डायग्नोसिस करना है। डायग्नोसिस मतलब कि भी कोई भी डिसीज का डायग्नोस करना है। स्टैटिकल मैन्यू यानी स्टैटिकल तरीके से उसका मैनुअल करना है। फोर्थ मतलब उसके भी कितने चैप्टर हैं? 4 चैप्टर हैं। जैसे ICD-10 के अंदर 10 चैप्टर थे, उसी के हिसाब से इसके अंदर कितने चैप्टर है? 4 चैप्टर है। इसके बाद में हम इसी के साथ में ना कुछ इसके बारे में पुरानी जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि DSM-4 है क्या चीज, कैसे बना है, उसके बारे में हम बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम DSM-4 है जो किसने किया? पब्लिश्ड बाय अमेरिकन साइकेट्रिक नर्सिंग है, जो उन्होंने उसको एस्टलाइज किया है, इसको पब्लिश किया था। उसके अंदर 1952 के अंदर क्या है? DSM-1 बना था। क्या बना था? DSM-1 था जो 1952 के अंदर बना था। उसके बाद में जो DSM-2 है वो कब बना था? 1958 में, यानी 1958 के अंदर क्या बना था? DSM-4। उसके बाद में इसमें कुछ जो कमियां रह रही थी, इसलिए फिर उसको रिवाइज किया गया। रिवाइज करके किसके अंदर चेंज कर दिया गया? DSM-3 के अंदर, वो जो कब बना था? 1980 के अंदर। उसके बाद में जो नेक्स्ट था उसको किसके अंदर? जो DSM-4 था वो कब बना था? 1994 के अंदर। क्या बना था? 1994 के अंदर। उसके बाद में इसमें भी कुछ कमियां थी, इसलिए इसको 2000 के अंदर फर्स्ट बार ही रिवाइज किया गया था। फर्स्ट टाइम कब रिवाइज किया गया था? 2000 के अंदर। इसको क्या किया था? रिवाइज TR DSM-4 कर दिया था। TR DSM-4। TR DSM-4 का मतलब, TR का मतलब है टैक्स रिवाइज, यानी उसके अंदर जो कमियां थी उनको निकालकर क्या कर दिया था? थोड़ी सी चेंजिंग लाकर इसको टैक्स रिवाइज करके इसको बना दिया था TR DSM-4। और रिसेंटली 2003 के अंदर क्या है? 2003 के अंदर इसको किस में चेंज कर दिया? DSM-4 के अंदर, यानी DSM-4 की जो सेकंड रिवाइज किया गया है वो 2004 के अंदर किया गया। उसी के साथ DSM-5 भी आ गया है, पर वो अभी तक नॉट इम्प्लीमेंट, यानी वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसीलिए हम किसके बारे में? DSM-4 के बारे में ही पढ़ेंगे कि भी क्या होता है। DSM-4 है जो मल्टी एक्सिस है, मल्टी एक्सिस ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल डिसऑर्डर का क्या है? मल्टी एक्सिस। मल्टी एक्सिस का मतलब अलग अलग, और एक्सिस का मतलब है मल्टी, मतलब होता है बहुत सारी, यानी अलग अलग जगहों से वो बहुत सारी डिसीज कंडीशन को अलग अलग चैप्टर से उठाकर एक ग्रुप के अंदर डाला गया है, यानी अलग अलग तरीके से। और इसमें एक्सिस का मतलब होता है जैसे चैप्टर, जो चैप्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। इसी के साथ जो एक्सिस जो फर्स्ट था उसके अंदर क्या था? प्रेजेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में रखा था, यानी एक्सिस जो फर्स्ट था उसको किस में रखा? उसके अंदर किसको रखा था कि प्रेजेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड डायग्नोसिस ऑफ
क्लाइंट, यानी डायग्नोसिस करना क्लाइंट का किसके रिलेटेड, जो प्रेजेंट में जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि भी पीछे की पास्ट हिस्ट्री नहीं, अभी जो सडन, जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया है, किसी ने केरोसिन लेने की कोशिश की है, किसी ने पेस्टिसाइड या स्प्रे पीकर मरने की कोशिश की है, तो उसके खिलाफ क्या है, उनकी प्रेजेंट जो साइकिल प्रॉब्लम है उनको ध्यान देना और साथ में उनका डायग्नोसिस करना, उनके बारे में डायग्नोसिस करना। उसके बाद में जो सेकंड है एक्सिस सेकंड, उसके अंदर किसको रखा है, मेंटल रिटार्डेशन को, यानी इसको पहले भी क्लास में बात की थी कि मेंटल रिटार्डेशन क्या है, जिसका आईक्यू लेवल कम हो वो क्या है, मेंटल रिटार्डेशन। यानी मेंटल रिटार्डेशन प्लस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, यानी पहले ही बात की अलग अलग जानकारी उठाई गई है। यानी डीएसएम जो फोर्थ है वो क्लासिफिकेशन के नाम पर क्या है, कचरा है। ऐसे समझो कि क्लासिफिकेशन के नाम पर कचरा है, क्योंकि इसको बस कौन फॉलो कर रहा है, अमेरिकन साइकेट्रिक नर्सिंग है वो ही फॉलो कर रही है, क्योंकि और तो देश है वो ना इस चीज को नहीं फॉलो करे। जैसे हम इंडियन क्लासिफिकेशन को करते हैं, ICD-10 को करते हैं, पर क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर के इसको भी दिया गया है, इसलिए इसके बारे में हम बात करें। तो जो एक्सिस सेकंड है उसके अंदर क्या किसको रखा गया, मेंटल डिसऑर्डर और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को। उसके बाद जो थर्ड है उसके अंदर क्या है, जो थर्ड है एक्सिस थर्ड, उसके अंदर क्या है कि जो जनरल कंडीशन है क्लाइंट्स की उनको रखा है, जनरल कंडीशन ऑफ क्लाइंट। यानी जनरल कंडीशन ऑफ क्लाइंट का मतलब है कि जैसे हैंडीकेप जो पर्सन है वो क्या है, मेंटल इल हो सकता है, यानी जनरल कंडीशन क्या है उसकी, हैंडीकेप्ड है। हैंडीकेप्ड होता है तो वो उसका क्या कॉन्फिडेंस जो है, कॉन्फिडेंस वो लेवल क्या है, डिक्रीज हो सकता है, कि वो सोच सकता है कि भी दूसरा मेरे से अच्छा कर रहा है, या वो मेरे से अच्छा सुपीरियर है, मैं इन्फीरियर हूं, यानी ऐसी बातें सोच कर वो क्या है कि उन जनरल कंडीशन की वजह से वो क्या है, अपने आप को थोड़ा सा कमजोर महसूस करे, जिसकी वजह से वो क्या है, डिप्रेशन में जा सकता है। उसको ऐसे लगे कि भी हाँ ये मैं अच्छे तरीके से नहीं कर सकता, इसलिए वो उन कंडीशनों की वजह से क्या है, डिप्रेशन में जा सकता है। तो ये भी क्या है, जनरल कंडीशन ऑफ हैंडीकैप्ड है। इसके किसके अंदर क्या है, एक्सिस थर्ड के अंदर। और एक्सिस फोर्थ के अंदर क्या है, साइकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। किसको रखा है, साइकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। जैसे कि आपने देखा होगा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम और इन्वायरमेंट प्रॉब्लम है, जैसे कोई पर्सन है जो क्या प्राइवेट संस्थान में काम कर रहा है, यानी प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो उसका बॉस का बिहेवियर अच्छा नहीं है, यानी उसका बॉस क्या है, बात बात पर डांट देता है, उसको पनिश करता है, जिसकी वजह से वो उस जॉब की वजह से जॉब में रहना भी चाहता है, और साथ में बॉस की डांट फटकार की वजह से वो डिप्रेशन में जा सकता है। ये भी क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जैसे देखा होगा बहुत से बच्चे हैं कि जिनको घर वाले बोलते हैं कि तू ये मेडिकल की पढ़ाई कर, या नॉन मेडिकल की पढ़ाई कर, या एग्रीकल्चर, यानी ऐसी टफ पढ़ाई दे देते हैं कि तू इंजीनियरिंग बनना है, तू डॉक्टर का ही कोर्स करना है, तू ये डॉक्टर बनना है, यानी ऐसी हार्ड स्टडी करवा देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा समझता है वो हार्ड स्टडी कर नहीं पाता, वो बच्चा थोड़ा इन चीजों से घबरा जाता है, और जिसकी वजह से क्या है कि भी उसको किसको रखा है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उनको, और इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम है उनकी वजह से क्या है, जैसे कि गेट इसका जो एक माने ऑब्जर्व दी क्लाइंट इन स्ट्रेसर कंडीशन, यानी क्लाइंट की स्ट्रेसर कंडीशन को ऑब्जर्व करना। इसका जो मेन है जो है साइकोलॉजिकल और बिहेवियर एनवायरमेंट का जो मेन टॉपिक है, जो मेन बात है वो है कि भी किसको ऑब्जर्व करना, स्ट्रेसर को। जैसे कई बार देखा होगा कि भी हम बात कर लेते हैं कि कुछ बच्चे से पूछते हैं कि आपको खेलना पसंद है, तो बच्चे बहुत से कहते हैं हाँ हाँ खेलना मुझे बहुत पसंद है। उनको कहते हैं कि खाना पसंद है, वो कहते हैं हाँ सर बहुत अच्छा। घूमना पसंद है, हाँ जी सर बहुत अच्छा, यानी घूमना तो बहुत ज्यादा पसंद है। उनको कहते हैं पढ़ाई, वो कहते हैं सर क्या बात कर रहे हो सर, पढ़ाई के नाम पर तो ना मौत सी आ जाती है मेरे को। यानी बहुत से ऐसे बच्चे देखे हैं जो कहते हैं सर अरे पढ़ाई की बातें मत करना सर, पढ़ाई के नाम से तो मौत आ जाती है। मतलब कि वो क्या, जिससे हम ऑब्जर्व क्या करें कि उसको स्ट्रेस किस चीज से आ रहा है, पढ़ाई से आ रहा है स्ट्रेस। इससे डायग्नोस्टिक हो रहा है, क्या डायग्नोस हो रहा है कि उसका स्ट्रेस का जो मेन कारण है, जो डिप्रेशन में जा रहा है, जो सुसाइड में जा रहा है, उसका मेन कारण क्या है, ये जो कारण मैं बता रहा हूं कि उसने पढ़ाई के नाम पर जैसे पढ़ाई का कहा। या कुछ बच्चों को पूछें कि भी ये करना है, वो से बच्चे नहीं सर ये नहीं कर सकता, पढ़ाई कर सकता हूँ, यानी ऐसे। या कुछ बच्चों कहते हैं कि कॉलेज का वर्क है वो करना है, या अदर बहुत सारी चीजें हैं जिनकी जिस बच्चे पर वो फोकस कर रहा है, जिस बच्चे को जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से निभा रहा है जिस चीज को, वो तो उसके लिए सही है। जिस पर वो स्ट्रेस ले रहा है, मतलब वो डायग्नोसिस हो रहा है कि उसको पढ़ाई एक स्ट्रेस दे रही है। समझे, ये कौन सा था, एक्सिस फोर्थ। उसके बाद जो एक्सिस लास्ट जो फिफ्थ है वो क्या है, ग्लोबल असेसमेंट ऑफ क्लाइंट इन पास्ट एंड प्रेजेंट हिस्ट्री।
क्या करना है, ग्लोबल असेसमेंट का मतलब ओवरऑल कंप्लीट, मतलब ओवरऑल कंप्लीट तरीके से उसको क्या करना है, उसकी पास्ट और प्रेजेंट हिस्ट्री को देखना है, उसके बाद में उसका डायग्नोसिस करना है। जैसे कि भी इसके अंदर क्या है, बहुत से देखे हैं कि भी कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जिनसे बातें करें तो वो कहते हैं कि उनको जैसे सर वो कहते हैं अपनी पास्ट हिस्ट्री बताने लग जाते हैं कि भी उनसे पूछते हैं कि भी आप डिप्रेशन में क्यों रहते हैं, वो कहते हैं कि सर मेरा लव्ड वन था, उनकी डेथ हो गई, उनकी पेरेंट्स की डेथ हो चुकी हो, कोई लव्ड वन था उसकी डेथ हो गई। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो डिप्रेशन में जाते हैं, वो कहते हैं सर मैंने ना स्टडी तो बहुत की थी, बहुत बार प्रयास किया था, अच्छी स्टडी की थी, बहुत बार एग्जाम फाइट भी किए थे कम्पिटेटिव एग्जाम, फिर भी सर पता नहीं लक काम नहीं कर रहा, पता नहीं सर मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसे बच्चे बहुत होते हैं जो कहते हैं सर मेरी किस्मत ही खराब है, मतलब कि उनकी क्या है, पास्ट हिस्ट्री हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब कि वो कह रहे हैं सर मैं इसके अंदर फेलियर हो गया था, इसलिए सर मैं डिप्रेशन में चला गया या सुसाइड करने को अटेम्प्ट करने की कोशिश की। जैसे कई बार देखा होगा कि इस जो ग्लोबल असेसमेंट के अंदर देखते हैं, जैसे जो असेसमेंट करते हैं उसमें जैसे फैमिली हिस्ट्री असेसमेंट करते हैं कि फैमिली हिस्ट्री कोई रही हो जिसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही हो, उसके अंदर मैरिटल स्टेटस यानी उसके शादी विवाह का भी हो जाता है कुछ कारणों में, और बहुत से कारणों में देखा है कम्युनिकेबल डिसीज जैसे HIV और कैंसर, जैसे HIV नॉट कैंसर, यानी HIV की भी बहुत से ऐसे पर्सन होते हैं जिनको ऐसे लगता है, यानी कि भी HIV और कैंसर जिनको उनसे घर वाले भी कहते हैं, जिनको HIV होती है कि भी HIV का जो कारण मानते हैं वो आप सभी को पता है कि जो हमारी जो समाज है, जो कम्युनिटी है वो क्या मानती है, उसका कारण वो आप सभी बच्चों को अच्छी तरीके से पता होगा। यानी उनको कहते हैं ना इसको HIV है, तो घर वाले भी बोलते हैं कि उससे बातें मत करना, सोसाइटी भी कहते हैं उससे बातें मत करना, उसके साथ बातचीत करना, उसके साथ रहना नहीं, मतलब उसकी वजह से भी क्या है वो पेशेंट है वो डिप्रेशन में जा सकता है, डिप्रेशन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब ये थे एक्सिस 5, यानी इसके अंदर कितने चैप्टर को इंक्लूड किया था, 5th चैप्टर को इंक्लूड किया था, उसके अंदर सभी डिसीज कंडीशनों को इसके अंदर इन्वॉल्व किया था। यानी इनको एक डिफरेंट कैटेगरी में नहीं डाला गया था, यानी को सभी को मिक्सअप यानी मिक्सअप मल्टी एक्सेस किया गया था, मतलब अलग अलग तरीकों से जानकारी कलेक्ट करके इसको साथ में डाला गया है। उसके बाद में हम बातें करेंगे किसके बारे में करेंगे, मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में हम बातें करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भी डिसीज कंडीशन को पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि भी सभी चीजों को धीरे धीरे जो है, जो पहले जो छोटे छोटे टॉपिक है उनको पहले क्लियर कर लें, उसके बाद में हम यानी धीरे धीरे किसके साथ चलेंगे, यानी डिसीज कंडीशन को लेकर चलेंगे। एक एक डिसीज कंडीशन के बारे में हम डेली की क्लास में हम पढ़ेंगे कि भी उसके रिलेटेड जो उसकी इटियोलॉजी है, कोज है, साइन एंड सिम्टम है, नर्सिंग मैनेजमेंट है, उनके बारे में आगे की नेक्स्ट क्लासों में हम अच्छे तरीके से धीरे धीरे उनके बारे में बात करें। तो मैं चाहता हूं कि उससे पहले सारी चीजों को जल्दी जल्दी जो छोटे छोटे टॉपिक है उनको एक साथ में कंप्लीट कर लें। समझ में आया? यानी आपकी यहीं पर क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मेंटल हेल्थ एक्ट, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट। इंडियन मतलब भारतीय, मेंटल हेल्थ मतलब जो मेंटली इल पेशेंट है उनकी हेल्थ रिगार्डिंग एक्ट मतलब कानून, जो उनके अकॉर्डिंग कानून बनाया उसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बातें करेंगे कि इंडियन जो मेंटल हेल्थ एक्ट है वो कब बना था, 1987 में। कब बना था? 1987 मतलब 1987 के अंदर इस एक्ट को क्या किया गया था, लागू किया गया था, मतलब इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बारे में अब जब हम मेंटल हेल्थ पढ़ते हैं तो उसके साथ कुछ क्या पढ़ते हैं, उसके पर्पज, यानी किस पर्पज की वजह से मेंटल हेल्थ एक्ट बना था। जैसे इसका फर्स्ट जो पर्पज है वो क्या है, यानी कि भी प्रोटेक्ट दी राइट ऑफ मेंटल इल पेशेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेक्ट विद दी मेंटल इल पेशेंट। किसको? प्रोटेक्ट दी राइट्स ऑफ, यानी जो पेशेंट के जो राइट है, मेंटल इल पेशेंट के राइट है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया था? इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट। कब बना था? 1987 में। मेरे प्यारे नर्सिंग स्टूडेंट्स, ये मत भूलना, कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट कब इम्प्लीमेंट हुआ था। तो घबराना नहीं, कुछ बच्चे क्या है 1982 करके आ जाते हैं, कुछ 1985, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1987 के अंदर हुआ था।
उसके साथ हम कुछ पर्पज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पर्पज जो फर्स्ट पर्पज क्या है, प्रोटेक्ट दी राइट्स ऑफ मेंटल इल पेशेंट, मेंटल इल के जो राइट्स हैं उनके बारे में। सेकंड क्या है कि डिसाइड दी एडमिशन एंड डिस्चार्ज प्रोसीजर ऑफ दी मेंटल इल पेशेंट, जो मेंटल इल पेशेंट है उसके लिए जो डिस्चार्ज, एडमिशन एंड डिस्चार्ज जो प्रोसीजर है उसको डिसाइड करना था। क्या डिसाइड करना था, यानी कि भी जो एडमिशन एंड डिस्चार्ज का जो प्रोसीजर था उसके बारे में डिसाइड करना था। और थर्ड क्या था, प्रोटेक्ट दी सोसाइटी फॉर मेंटल इल पेशेंट, यानी सोसाइटी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए मेंटल हेल्थ एक्ट बनाया गया। क्योंकि कई बार देखा होगा बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जो ज्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है, तो वो कई बार हमारी सोसाइटी के अंदर घूमते रहते हैं, तो जिनकी वजह से वो क्या हमें हार्म पहुंचा सकते हैं, हमें इंजरी पहुंचा सकते हैं, जिसकी वजह उनसे हमें प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर मेंटल इल पेशेंट, उनसे हमें प्रोटेक्शन के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया है, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट, जिसके अंदर हम सोसाइटी की प्रोटेक्शन के लिए हम जो मेंटल इल हॉस्पिटल है वहां पर फोन करके उस पेशेंट की जानकारी दे सकते हैं। कई बार आपने मूवीज के अंदर देखा होगा कि बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो भटकते रहते हैं, फिर एक मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल की एक एम्बुलेंस आती है और उसको उस वैन में डालकर हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है। तो वो क्या है, वो है प्रोटेक्ट दी सोसाइटी फ्रॉम मेंटल इल पेशेंट, यानी मेंटल इल पेशेंट को बचाना है, प्रोटेक्शन करना है, किससे, सोसाइटी से, सोसाइटी को प्रोटेक्शन करना है मेंटली इल पेशेंट से। उसके अंदर इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर कितने 10 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। कितने चैप्टर को इंक्लूड किया है, 10 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। तो हम सभी चैप्टर को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, उनके बारे में बताएंगे कि कौन से चैप्टर के अंदर किस चीज को रखा गया है और किस चीज के बारे में बताया गया है। तो चैप्टर फर्स्ट के बारे में हम बात करते हैं। इसके टोटल कितने चैप्टर है, 10 चैप्टर है। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं और वाइवे में भी पूछ लेते हैं सर की भी मेंटल हेल्थ एक्ट के अंदर कितने चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, तो बता देना कि सर 10 के अंदर इंक्लूड किया गया है। चैप्टर फर्स्ट है जिसके अंदर किसके साथ डील किया जाता है। अब बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट के बारे में। चैप्टर फर्स्ट क्या है, डील विद दी टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशन। किसके साथ है डील, किसके साथ है, टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशन, किसके रिगार्डिंग, मेंटल हेल्थ। जैसे हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है, मेंटल हॉस्पिटल क्या है, उनको किसके अंदर इंक्लूड किया गया है। जितनी भी टर्मिनोलॉजी है मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग उनको, और जो डेफिनेशन है उनको किसके अंदर, चैप्टर फर्स्ट के अंदर। और साथ में लुनेटिक को कन्वर्ट किसके अंदर किया गया, लुनेटिक आर कन्वर्ट इन मेंटल इल के अंदर कन्वर्ट किया गया है। क्योंकि लुनेटिक का मीन क्या है, मेड मतलब होता है पागल। तो कुछ जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट का है उसका कहना है कि भी किसी भी मेंटल इल पेशेंट को हम पागल नहीं कह सकते, इसलिए उस लुनेटिक वर्ड जो है, लुनेटिक का क्या मीन है, मेड मतलब पागल, उसको हटाकर किसके अंदर रखा गया है, उसको चेंज किया, कन्वर्ट किया किसके अंदर, मेंटल इल के अंदर। ये सब बातें किसके अंदर इंक्लूड है, चैप्टर फर्स्ट के अंदर। उसके बाद में हम बात करेंगे चैप्टर सेकंड की। चैप्टर सेकंड में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट कन्वर्ट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट को प्रिपेयर फॉर फंड केयर ऑफ मेंटल इल पेशेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रिपेयर करती है फंड किसके रिगार्डिंग, मेंटल इल पेशेंट। मेंटल इल पेशेंट की जो केयर के लिए जो फंड है वो किसके अंदर प्रिपेयर है, सेकंड जो चैप्टर के अंदर क्या किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेंगी, प्रिपेयर दी फंड ऑफ मेंटल इल पेशेंट, यानी प्रिपेयर करेगी फंड जितने भी उनके हेल्थ के जो मेंटल केयर के रिगार्डिंग जो होंगे उनको किसके अंदर, चैप्टर 2 के। चैप्टर थर्ड है उसके अंदर किसको इंक्लूड किया है, जो चैप्टर थर्ड है उसके अंदर
इशू की गई है गाइडलाइन ऑफ द मेंटल इल पेशेंट, यानी मेंटल इल पेशेंट एंड न्यू साइकेट्रिक हॉस्पिटल। किसके अंदर इंक्लूड किया गया है? जो चैप्टर 3 है उसके अंदर क्या है कि भी जो न्यू गाइडलाइंस बनाई गई है किसके रिलेटेड, जो न्यू हॉस्पिटल बनाएंगे उनके रिलेटेड क्या बनाई गई है? गाइडलाइंस बनाई गई है। जो न्यू साइकेट्रिक हॉस्पिटल इन्वेंटेड करना चाहता है, जो न्यू साइकेट्रिक हॉस्पिटल बनाना चाहता है, उसके रिगार्डिंग जितनी भी गाइडलाइंस है उनको किसके अंदर रखा गया? चैप्टर 3 के अंदर। जितनी भी गाइडलाइंस है मेंटल इल पेशेंट के रिगार्डिंग और न्यू जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल है उसको किसके अंदर? चैप्टर 3 के अंदर रखा गया है। उसके बाद में चैप्टर 4 के अंदर क्या है? डील विद द एडमिशन ऑफ मेंटल इल पेशेंट। किसके साथ डील करना है? एडमिशन प्रोसीजर, यानी उसको एडमिट कैसे किया जाना चाहिए किसके? मेंटल हॉस्पिटल के अंदर। उसको किसके अंदर इंक्लूड किया गया? चैप्टर 4 के अंदर। कि मतलब जो मेंटल इल पेशेंट है उनका जो होता है वो एडमिशन कैसे होता है। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ एडमिशन तो सिंपल ही हो जाते हैं कि घर वाले करवा देते हैं, कि घर वाले कहते हैं कि भी ये थोड़ा हार्मफुल है हमारे लिए इसलिए। और बहुत सी कंडीशनों में क्या होता है कि कोर्ट ऑर्डर करती है कि इस पेशेंट को 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए इसको मेंटल हॉस्पिटल के अंदर रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, यानी ये सोसाइटी के लिए खतरा है कि भी कहीं उनको नुकसान ना पहुंचा दे। वो उसको किसके अंदर है? चैप्टर 4 के अंदर। उसका चैप्टर 5 के अंदर क्या है? डील विद द डिस्चार्ज प्रोसीजर। किसके? डील विद द डिस्चार्ज प्रोसीजर इन द मेंटल हॉस्पिटल। जैसे एडमिशन होता है वैसे ही डिस्चार्ज होता है, जिससे एडमिशन का प्रोसीजर होता है वैसे ही डिस्चार्ज का प्रोसीजर होता है। पर क्या हुआ है, कई बार हम देखते हैं कि भी फैमिली वाले कई बार कहते हैं कि 2 महीने के लिए एडमिट कराते हैं, उसके बाद फैमिली वाले भी नहीं संभालते। कई बार 2-2 साल के लिए, 5-5 साल के लिए एडमिट किया है तो फैमिली वाले भी नहीं संभालते कि भी उसको कहीं घर पर आकर फिर वो मेंटली ना हो जाए, घर वाले नहीं संभालते। तो उन कंडीशनों में क्या है, वो वहीं पर पड़े रहते हैं और उसके बाद वहीं पर काम स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वहां पर गार्डन में कुछ सफाई का काम स्टार्ट कर देते हैं या और बहुत सारे काम में हेल्प कराना स्टार्ट कर देते हैं। वो क्या है, यानी कि भी जो हम सिंपल जैसे एडमिशन होता है वैसे ही डिस्चार्ज का प्रोसीजर है। पर बहुत सी कंडीशनों में क्या है, बहुत से पेशेंट है जो ट्रीट हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, उसके बाद में फिर वहीं पर रहते हैं। वो किसके अंदर निकल गया? चैप्टर 5 के अंदर। और चैप्टर 6 के अंदर किसको निकल गया? पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या है? पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब है कि जो पेशेंट इल हुआ है उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, यानी उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी। तो जिम्मेवारी में उसकी कई बार क्या होता है, बहुत सी जो बनी हुई है कमेटीज बनी है, संस्थान बनी है, वो और बहुत सारे जो है हायर क्लासेस, जो हायर लेवल की जो संस्थान बने हैं, सोसाइटी कोऑपरेशन बने हैं, ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, उनके हवाले कर देती है। कितने मंथ के लिए कोर्ट ऑर्डर करती है, कितने मंथ के लिए दे देती है? 6 मंथ के लिए, कि भी उनकी जो देखभाल है, यानी जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए उसको किसी संस्थान या उसके जो कोई संस्थान है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनके हवाले कर देती है। इसको किसके अंदर इंक्लूड किया? चैप्टर 6 के अंदर। उसके बाद में क्या है, चैप्टर 7 के अंदर क्या है? कॉस्ट मेंटेनेंस। क्या है? कॉस्ट मेंटेनेंस। अब बहुत सी कंडीशन में देखा होगा कॉस्ट मेंटेनेंस के नाम पर जब आता है सवाल, तो घर वाले कई बार ऐसे होता है कि घर वाले कहते हैं कि जो पेशेंट होता है उसके घर वाले सोचते हैं कि उसने सारी अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो तो सरकार के नाम करवा दी या कॉर्पोरेशन के नाम करवा दी या कहीं कोई संस्थान को दे दी, तो अब उसकी सेवा वो संस्थान ही करे, हम क्यों करें, हम क्यों लगाएं। पर उन कंडीशन में जो कॉस्ट मेंटेनेंस, जो उसकी सेवा का जो काम है, वो फर्स्ट जो किसका रोल है, फर्स्ट काम किसका है? फर्स्ट उसका रिलेटिव है। अगर आप ऐसे सोचो कि हमारे पेरेंट्स अगर बीमार हैं, इल हैं, तो उनकी सेवा करना हमारा ही फर्ज बनता है, यानी हमारा ही फर्ज। तो फर्स्ट जो क्या है, फर्स्ट जो पॉइंट, हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी बनती है वो किसकी बनती है? रिलेटिव की, कि उसका जो कॉस्ट मेंटेनेंस का जितना भी खर्चा है वो कौन उठाएगी? उसके रिलेटिव उठाएंगे। जैसे हमारे पेरेंट्स अगर बीमार हो जाते हैं तो उनका खर्चा उठाना हमारी ही जिम्मेवारी बनती है, वैसे ही कोई मेंटली इल है तो उसकी भी जिम्मेवारी उसके रिलेटिव की बनती है।
पर कई कंडीशन में क्या होता है कि जो मैं पहले बता रहा था ना, पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जो 6 के अंदर जो बात की थी, वो कई बार क्या है अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करवा देते हैं। तब उस कंडीशन में क्या होता है कि घर वाले कहते हैं हम क्यों दें, इसका खर्चा जिस सोसाइटी को उसने प्रॉपर्टी दिया वो ही दे, या कॉर्पोरेशन दे, या ऑर्गेनाइजेशन जो भी करे। तो सेकंड जो प्योरिटी कॉस्ट मेंटेनेंस की बनती है वो किसकी बनती है, गवर्नमेंट की। तो उसके अंदर जो मैंने हम पीछे के बताया ना, प्रिपेयर दी फंड ऑफ मेंटल जो हॉस्पिटल है उनके लिए जो प्रिपेयर जो फंड करती है, जो फंड तैयार करती है, वो ही इसका जिम्मेवार होते हैं। फिर वो गवर्नमेंट जिनके घर वाले नहीं देते उनकी सेवा के लिए सरकार उसको केयर के लिए पैसे या फंड जो भी है वो प्रोवाइड करती है। उसके बाद में जो एड है वो है राइट्स। एड्स जो चैप्टर है उसके अंदर क्या है, राइट्स। जैसे कि भी मेंटल इल पेशेंट के भी तो कुछ राइट होने चाहिए। जैसे एक हेल्दी मेंटली हेल्दी पर्सन के कुछ राइट होते हैं, वैसे मेंटली इल पेशेंट के भी तो कुछ राइट्स होने चाहिए। तो उसलिए जो 8th चैप्टर है, चैप्टर 8th नंबर है, उसके अंदर किसको, राइट्स के अंदर, तो वो भी किसकी राइट्स, राइट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट। किसकी राइट्स, मेंटली इल पेशेंट। जैसे रिफ्यूजल्स ऑफ मेडिसिन, यानी उसको दवाई लेने का अधिकार है। अगर वो रिफ्यूज कर रहा है, दवाई लेना नहीं चाहता, तो हम नहीं धक्के से हम उसको नहीं दे सकते, यानी उसकी भी उसमें रजामंदी होनी चाहिए। अगर वो रिफ्यूजल ऑफ मेडिसिन कर रहा है तो हम जोर जबरदस्ती से उसको मेडिसिन नहीं दे सकते। समझ में आया? इसको किसमें, चैप्टर 8 के अंदर इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में चैप्टर 9 है, उसमें क्या है, डील विद पनिशमेंट्स पेनल्टी ऑफ एनी डेफिशिएंसी इन हॉस्पिटल। क्या है, यानी कुछ डील किसके साथ विल किया है, पनिशमेंट एंड पर्सनल पेनल्टी किसमें, अगर डेफिशिएंसी ऑफ हॉस्पिटल, अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर कोई जो है स्टाफ नर्स है या जो भी वहां पर वर्कर जो काम कर रहा है वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है, उनकी केयर के लिए प्रेजेंट नहीं है, तो उनके लिए भी क्या है, कुछ पेनल्टीज है, कुछ पनिशमेंट है। पर ये जो चैप्टर 9 के अंदर जो बना जरूर है रूल रेगुलेशन, ये जो बना जरूर है, इसके पनिशमेंट को जरूर चैप्टर के अंदर इंक्लूड किया गया है, पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, यानी कि नहीं इम्प्लीमेंट होता बहुत सी संस्थान के। जैसे अब देखा होगा कोविड-19 आया था तो कुछ प्राइवेट संस्थान थे कि उसके अंदर जो वर्कर काम कर रहे थे उनको नहीं मिल रहा था, पे स्केल नहीं दिया था। पर जो प्राइवेट संस्थान में काम उनको कहा कि कोविड की वजह से हमारा हॉस्पिटल बंद रहा है, इसलिए कोई भी पे स्केल नहीं दे सकते, या सैलरी में कटौती कर दी थी, जिसकी 10,000 थी उसकी 3,000 कर दी थी, 2,000 कर दी। मतलब कि ये जो 9th चैप्टर के अंदर जिस पेनल्टी और पनिशमेंट को इंक्लूड जरूर किया गया, पर ये चीजें इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती बहुत से रीजनों के कारण। उसके बाद में चैप्टर 10 के अंदर क्या है, लोकल रूल एंड रेगुलेशन। लोकल रूल और प्रिपेयर फॉर हायर अथॉरिटी हॉस्पिटल। जो लोकल रूल और रेगुलेशन बनाते हैं वो भी कौन बनाते हैं, हायर अथॉरिटी ऑफ हॉस्पिटल। जिनको हायर अथॉरिटी हॉस्पिटल है वो बनाते हैं रूल और रेगुलेशन, यानी हॉस्पिटल के रूल और रेगुलेशन। लोकल का मतलब कि जो हॉस्पिटल है उसी के अंदर इंप्लीमेंट होंगे। जैसे मीरा मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर, वाइस प्रिंसिपल सर कोई भी चीज इंप्लीमेंट करते हैं, कोई रूल रेगुलेशन बनाते हैं, तो मीरा मेडिकल कॉलेज के अंदर ही लागू होंगे। वो और कॉलेज के अंदर जो और अलग जो अबोर के अंदर जो और नर्सिंग कॉलेजेस है, या जिस स्टेट पंजाब स्टेट के अंदर जितने भी नर्सिंग कॉलेज है उनके अंदर उस वो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर पाएंगे। लोकल का मतलब है अकेले जहां के जिस हॉस्पिटल या जिस मेडिकल संस्थान के अंदर, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर जहां के डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल सर जो रूल रेगुलेशन बनाएंगे वो इसी हॉस्पिटल, उन्हीं हॉस्पिटल के वर्कर पर, स्टाफ पर, जिसी कोई इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चों पर, टीचर्स पर वो रूल रेगुलेशन फॉलो होंगे, नहीं कि अदर इंस्टीट्यूट या अदर संस्थान के अंदर वो रूल और रेगुलेशन नहीं फॉलो होंगे। इसलिए जो 10th चैप्टर के अंदर किया गया, लोकल रूल एंड रेगुलेशन फॉलो प्रिपेयर्ड बाई हायर अथॉरिटी इन हॉस्पिटल। जो हायर अथॉरिटी के हॉस्पिटल है वो क्या है, इसको रूल रेगुलेशन को प्रिपेयर करेंगे। इसी के साथ हमारा ये जो मेंटल हेल्थ एक्ट है उसके 10 चैप्टर कंप्लीट होते हैं।
आज हमने DSM-4 जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसऑर्डर रहता था, जिसके अंदर थर्ड पार्ट रहता, उस DSM-4 के बारे में बात की। उसके बाद में मैंने मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में बातें की है। उसके अंदर 10 चैप्टर इंक्लूड है, उनके बारे में कौन कौन से चैप्टर अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई हैं उसके बारे में बताया गया है। ये जिनके BSc थर्ड ईयर में मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जो सब्जेक्ट लेता है, उसके अंदर ये इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट बहुत ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उन बच्चों को कई बार एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट के अंदर ये क्वेश्चन डाल देते हैं, मेंटल हेल्थ एक्ट, इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट, तो उसके अंदर इन चीजों को लिखना होता है। पहले उसको कि क्या है, कब इम्प्लीमेंट हुआ था, उसके बाद पर्पज, उसके बाद उसके अंदर कितने चैप्टर इंक्लूड किए उनके बारे में बात करनी होती है कि भी कितनी कितनी चीजें उनको इंक्लूड करनी होती है। इसलिए मैं सभी बच्चों से आग्रह निवेदन करूंगा कि सारे बच्चे इस वीडियो को बार बार देखें, इसके अंदर मेंटल हेल्थ एक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लें कि जो वो अपने एग्जाम बेस्ड भी बढ़िया है और कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम बेस्ड भी आपके लिए बहुत से बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। और इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ और नई एनर्जी के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।